हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा फार्माकोलॉजी और प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कि अस्थमा डिजीज होती क्या है उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने जान ली थी। और फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स को यूज करते हैं, तो सारे ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था और साथ में उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से वो काम करते हैं, साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, क्या डोजेज पैटर्न रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अस्थमा के बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली थी और वो हमारा पहला टॉपिक था। और आज हम बात करने वाले एक और सेकंड टॉपिक जिसका नाम है ड्रग यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज वाला ये सेक्शन चल रहा है। तो इसमें हम जितनी भी डिजीज डिस्कस करेंगे, जो भी ड्रग्स यूज होंगे, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड ही होंगे। तो ये हमारी सेकंड जो है रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसका नाम है सीओपीडी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। इससे पहले हम समझें कि सीओपीडी होता क्या है। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने मैनेजमेंट वर्ड को यूज क्यों किया है, क्योंकि अस्थमा के केस में हमने देखा था कि ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, है ना। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक सा डिफरेंस ये रहता है, ये अस्थमा जो डिजीज है तो उसको जो है ट्रीट किया जा सकता है, यानी पूरे तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं वहाँ पे ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। लेकिन यहाँ पे हम मैनेजमेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सीओपीडी जो डिजीज है ये क्या है, पूरे तरीके से इरिवर्सिबल नहीं होती है। अगर ये डिजीज एक बार हो जाती है तो इसे पूरे तरीके से इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, इसका कोई भी प्रॉपर क्योर नहीं है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो सीओपीडी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको केवल हम कम कर सकते हैं, उनको हम केवल मैनेज कर सकते हैं, ना कि उन्हें पूरे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ड्रग्स यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, है ना, कि ऐसे ड्रग्स जो क्या है सीओपीडी को मैनेज करते हैं, उसके सिम्टम्स को कम करते हैं, ऐसे ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए, तो ये तो बेसिक चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि सीओपीडी होता क्या है। देखिए, सीओपीडी की फुल फॉर्म होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर आप डिजीज की जगह डिसऑर्डर वर्ड को भी यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। चलिए, सबसे पहले इसके मतलब को समझते हैं कि क्रॉनिक क्या होता है। क्रॉनिक का मतलब होता है, यानी एक वर्ड है, एक टर्म है क्रॉनिक। इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई डिजीज हमें लंबे समय से है ना। लंबे समय से मतलब 5-6 महीने पुरानी है कोई डिजीज, या फिर जनरली कंसिडर किया जाता है कि 3 महीने या फिर 3 महीने से ज़्यादा अगर कोई डिजीज पुरानी है तो उस कंडीशन में हम उस डिजीज को जो है क्रॉनिक बोल देते हैं, है ना। और सेकंड, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आना। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, अब ये रेस्पिरेटरी डिजीज है सीओपीडी, तो हम सांस लेते हैं, तो अगर सांस लेने की जो नली होती है जो हमारे फेफड़ों तक जाती है, तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रुकावट आती है, तो सेम हमारा वही मतलब रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव। और पल्मोनरी मतलब जो लंग्स है उससे रिलेटेड कोई डिजीज है, हमें कोई भी डिजीज है जो हमारे फेफड़ों से संबंधित है तो हम उसे पल्मोनरी कंसीडर करते हैं। और डिजीज तो आप जानते हैं डिसऑर्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और लंग्स के अंदर जो हमारी एयर पहुंचती है, तो अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है ना। और ये डिजीज क्या है, अगर पुरानी है, 3 से 4 महीने से ज़्यादा पुरानी है ना, तो उसके इसमें हम जो क्रॉनिक वर्ड को यूज कर लेते हैं। तो सीओपीडी क्या है, एक तरह से ऐसी डिजीज है जिसमें क्या है, हमारे जो लंग्स होते हैं तो उन तक प्रॉपर हवा नहीं पहुंच पाती है, जो एयर है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो क्या है ठीक तरीके से अंदर नहीं जा पाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सीओपीडी, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। चलिए, ये तो सीओपीडी का सिंपल सा मीन्स हो गया। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो डेफिनेशन हमारी बोलती है सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ए लंग कंडीशन दैट मेक इट हार्ड टू ब्रीथ ड्यू टू नैरोड एयरवेज, है ना। तो सीओपीडी का सिंपल सा मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर डिजीज, जो कि एक तरह की लंग्स कंडीशन है, यानी फेफड़ों से संबंधित एक कंडीशन है, जिसमें क्या है, जो हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में हमें कठिनाई होती है, क्योंकि जो हमारे एयरवेज होते हैं, एयरवेज मतलब जिनके थ्रू एयर अंदर जाती है हमारे लंग्स के, वो क्या है, नैरो हो जाते हैं। कि मान लीजिए पहले जो एयरवेज है वो इतने ज़्यादा वाइड है जिसमें से एयर आसानी से अंदर जा पा रही है, लेकिन क्या है, एक कंडीशन है जो जिसे हम सीओपीडी बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एयरवेज होते हैं वो क्या है, नैरो हो जाते हैं, उनका जो साइज है वो क्या है, कम हो जाता है, जिससे क्या है, जो हवा है वो आसानी से अंदर नहीं जा पाती है, यानी एक तरह की रुकावट आने लगती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीओपीडी। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अनलाइक अस्थमा द ब्लॉकेज इन सीओपीडी इज मोर प्रोग्रेसिव एंड यूजुअली कांट बी फुली फिक्स्ड। जैसे कि हमने अस्थमा के बारे में देखा है कि उसमें क्या है कि जो हमारे एयरवेज रहते हैं तो उसमें भी क्या रुकावट आती है, वो भी क्या नैरो हो जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन भी आ जाती है ना। तो उसमें क्या रहता है कि जब वो नैरो हो जाते हैं तो हम ब्रोंकियोडायलेटर्स जो ड्रग्स रहते हैं उनका यूज करते हैं, तो वो क्या वापस से ठीक हो जाते हैं, उनकी कंडीशन जो है ठीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर दोबारा से हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो सीओपीडी में जो ब्लॉकेज होता है तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव होता
है ना। क्योंकि देखो अस्थमा में क्या है कि एकदम से प्रॉब्लम हुई, जैसे कोई एलर्जन अंदर गया लंग्स के, तो वहाँ पे क्या है जो एंटीबॉडी है तो उनकी वजह से क्या है वहाँ पे क्या हिस्टामिन वगैरह रिलीज होते हैं, जिससे क्या है ट्रिगर हो जाती हैं जो स्मूथ मसल्स होती हैं और वो क्या है नैरो हो जाती हैं, और उसको क्या है हम जैसे हम ड्रग्स लेते हैं तो वो वापस से ठीक हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं अपनी जगह पे। लेकिन सीओपीडी की कंडीशन में क्या है कि ये जो नैरो हो रही है ना, ये जो एयरवेज है ये नैरो हो रहे हैं, तो ये क्या है प्रोग्रेसिव होते हैं। ये क्या है लॉन्ग टर्म में होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है हो गया अस्थमा की तरह। ये क्या आराम आराम से स्लोली स्लोली इसकी जो प्रोसेस है वो क्या ग्रेजुअली होती है, प्रोग्रेसिव होती है। समय के साथ क्या ये नैरो होती चली जाती है, और जो चीज़ समय के साथ नैरो होती जा रही है यानी एक तरह से उसके स्ट्रक्चर में बदलाव ही आ चुका है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कंडीशन हुई है, कोई भी चीज़ क्या है लंबे समय तक होती रहती है तो इससे क्या है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है ना। कि अगर वो धीरे धीरे नैरो हो रही है तो वो क्या है हमेशा के लिए नैरो हो जाएगी। तो ये क्या है ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोग्रेसिव होती है, और इसको क्या है पूरे तरीके से फिक्स नहीं किया जा सकता है। अस्थमा में क्या है ड्रग्स लिए तो वो वापस से नॉर्मल होगी जो एयरवेज होते हैं, लेकिन सीओपीडी की कंडीशन में से क्या है पूरे तरीके से फिक्स नहीं किया जा सकता। यानी हम अगर ड्रग लेते भी हैं तो ये जो एयरवेज है तो ये क्या है थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स तो हो जाएंगे, लेकिन क्या है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा रिलैक्स ही बने रहेंगे, यानी ये जो नैरो वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, ये बेसिक डिफरेंस रहता है सीओपीडी में और अस्थमा के अंदर। चलिए अब जब हम बात कर ही रहे हैं दोनों के डिफरेंस की, तो थोड़े से कुछ बेसिक डिफरेंस मैं आपको और बता देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, दोनों ही रेस्पिरेटरी डिजीज हैं। तो देखिए अस्थमा क्या रहता है, ये हमें एलर्जन की वजह से कॉज होता है ना, कि कोई भी एलर्जन हमारे अंदर गया बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडी क्या रिएक्ट करती हैं और हिस्टामिन वगैरह जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रहते हैं तो उनको रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है जो मसल्स होती हैं तो वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई आने लगती हैं। और भी चीज़ें होती है बहुत सारी, लेकिन कॉज होती है किसकी वजह से, जो एलर्जेंस होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, लंग्स के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन जो सीओपीडी रहता है तो ये क्या किसी एलर्जन की वजह से कॉज नहीं होता है। तो ये क्या एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर हम लंबे समय तक सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हैं, या फिर क्या है हम कोई बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड जो एरिया रहता है, या फिर जहाँ पे केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, है ना, और एयर पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है तो अगर ऐसी जगह पे अगर हम रह रहे हैं लंबे समय से, तब हमें ये प्रॉब्लम धीरे धीरे देखने को मिलती है ना। तो ये क्या एक प्रोग्रेसिव है, एकदम से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या है लंबे समय तक, साल के बाद, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल के बाद हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये होता है सीओपीडी। और साथ ही क्या है अस्थमा में और भी जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है एयरवेज के अंदर, या फिर क्या है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीओपीडी का एक प्रोग्रेसिव डैमेज है। तो ये क्या है लंग्स और जो एयर फ्लो रहता है तो उसमें मेनली लिमिटेशंस आ जाती हैं। जो एयर फ्लो जितना अंदर जाना चाहिए, जितनी एयर जानी चाहिए लंग्स के अंदर, तो वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि एक तरह की रुकावट आ जाती है, जो एयरवे रहते हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेसिक डिफरेंस हो गया। चलिए हमने बेसिक चीज़ें समझ ली, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफरेंस को और अच्छे से समझते जाएंगे। कॉजेज की बात करें तो जैसे स्मोकिंग हो गया, है ना। अब स्मोकिंग में क्या है दो टाइप की रहती है, एक्टिव स्मोकिंग और जो पैसिव स्मोकिंग। तो दोनों तरीके से ही हमें सीओपीडी हो सकता है। एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब रहता है, इस चीज़ को समझते हैं कि मान लीजिए मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक एक्टिव स्मोकर हो गया, और मेरे पास में कोई बैठा हुआ है तो जो धुआं उड़ उड़ के जा रहा है उसके अंदर, तो वो पैसिव स्मोकिंग हो गया एक तरह से। तो दोनों तरह के लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्मोकिंग कर रहा है, जो एक्टिव स्मोकर है, उसे तो ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ में क्या है जो पास में बैठा हुआ है जिसके अंदर धुआं जा रहा है, तो उसे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ऐसा होता है कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, है ना, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके पास नहीं बैठना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम कम होगी, आपको ज़्यादा होगी। सेकंड आता है ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर, कि अगर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कोई बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं तो वो भी कॉज कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। वर्किंग इन इंडस्ट्रीज वे डस्ट और केमिकल्स, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो जहाँ केमिकल्स का, डस्ट का ज़्यादा यूज होता है, देन ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और अगर जो कैडमियम जो एलिमेंट होता है उसके एक्सपोजर में आते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है नेचर में हजार्डियस रहता है। कोल माइंस में जो कोयले की खदानें होती हैं, अगर वहाँ पे वर्क करते हैं तो क्या है ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कॉजेस के कुछ रीजन्स होते हैं। और कॉजेस हम अस्थमा की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एलर्जन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, देन हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ऐसे कोई खास ऐसे कॉजेज अलग से उसके होते नहीं हैं। चलिए साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ सिम्टम्स की हम बात करें तो इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन,
क्योंकि अगर एयर हमारी बॉडी में प्रॉपर, जैसे क्या लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज करते हैं, है ना, लेकिन जब एयर हमारे अंदर जाएगी नहीं, लंग्स के अंदर प्रॉपर पहुंचेगी नहीं, तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं लंग्स के अंदर नहीं पहुंचेगी तो वो क्या है, बॉडी के अंदर भी नहीं पहुंचेगी, ब्लड में भी नहीं पहुंचेगी। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है सेल को ऑक्सीजन की, अगर उसमें कमी होगी तो इससे क्या है, जो सेल होती है वो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, है ना। एटीपी एक तरह से क्या है, स्टोर्ड एनर्जी रहती है जो हमारी बॉडी यूज करती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेल प्रॉपर तरीके से एटीपी नहीं बना पाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, है ना। तो ये हो गया पहला हमारा साइन और सिम्टम्स। सेकंड हम बात करें क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ में क्या होता है कि मान लीजिए आपको 3-4 महीने से आपको खांसी हो रही है और वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है इसके पीछे ट्यूबरक्लोसिस वाला रीजन हो। लेकिन अगर वो रीजन नहीं है, अगर आपको क्रोनिक कफ है 3-4 महीने हो गए तब भी वो ठीक नहीं हो रही है दवाइयाँ लेने से, देन हम मान सकते हैं कि ये सीओपीडी की वजह से कॉज हो रहा है। तो हम जो जांच वगैरह कराएंगे देन हमें पता चल जाएगा। तो ये भी क्या एक तरह का साइन और सिम्टम हम बोल सकते हैं इसे सीओपीडी का। नेक्स्ट आता है सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, फैटिग आएगा, थकान होने लगेगी, वीजिंग, वेट लॉस हो गया। अब ये तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन की वजह से वेट लॉस की। हमें जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रहते हैं ना, तो वो हमें फ्रीक्वेंट देखने को मिलेंगे, है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ में जो एक्सरसाइज होती है तो उसमें भी हमें टॉलरेंस देखने को मिलेगी, हम ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अब एक्सरसाइज तो आप जानते ही हैं, जैसा कि जब भी आप रनिंग वगैरह करते हो, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आपको जो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम सांस ही ठीक से नहीं ले पाएंगे सीओपीडी की कंडीशन में, तो हम एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये तो साइन और सिम्टम्स हो गए, कॉजेज़ की बात कर ही ली हमने ऑलरेडी। चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सीओपीडी। अब ये 2 टाइप का होता है, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है, एक रहता है एम्फाइसेमा। अब देखिए ये दोनों कंडीशंस हैं। इसमें क्या रहता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स रहती है ना, जो लंग्स के अंदर छोटी छोटी पाइप होती हैं, तो उनमें क्या है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, उनमें सूजन आ जाती है और इरिटेशन होती है। उनमें क्या है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है उन ट्यूब्स के अंदर, जिससे क्या है, एयर प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाती है ना। अब इसी के बाद क्या है, जब यही प्रॉब्लम क्या है धीरे धीरे ग्रेजुअली जब बढ़ती रहती है, देन हमें कंडीशन देखने को मिलती है एम्फाइसेमा की। और एम्फाइसेमा में क्या रहता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली रहती हैं, जो इसे हम स्मॉल एयर सैक्स बोलते हैं, है ना, तो वो क्या डैमेज होने लगती हैं या फिर डेस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो इस कंडीशन को हम एम्फाइसेमा बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा देन उसके बाद ही हमें एम्फाइसेमा होगा, ऐसा नहीं है। कई केसेस में क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही हमें देखने को मिलता है, कई केसेस में हमें सीधे जो एम्फाइसेमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनका ऐसा रिलेशन नहीं है कि पहले ये होगा देन उसके बाद ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये 2 अलग अलग कंडीशंस हैं सीओपीडी की, है ना। एक है हमारी एम्फाइसेमा, दूसरी है हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमें देखने को मिला है कि पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, देन उसके बाद हमें एम्फाइसेमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती रहती है। चलिए दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है और एम्फाइसेमा क्या रहता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या रहता है कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्स रहती हैं जो लंग्स के अंदर रहती हैं, जैसे इस टाइप की ट्यूब्स होती है छोटी छोटी, ये क्या एक छोटा पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो नॉर्मल जो ब्रोंकस रहता है तो उसमें तो क्या काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है, इस तरीके से ये काफ़ी चौड़ी रहती है ट्यूब, तो एयर अंदर आसानी से जा पाती है। लेकिन जब ब्रोंकाइटिस हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो ये जो स्पेस रहता है जिसमें से एयर फ्लो हो रही है वो क्या है, बिल्कुल कम हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है और इसका साइज तो कम होता ही है, साथ में क्या है, ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर क्या है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा बहुत जो स्पेस बचता है वो भी हमारा कवर हो जाता है इसकी वजह से, और हमें जो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। अब ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सिंपल सी चीज़ है। तो इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, लीड्स टू इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड क्रोनिक कफ, है ना। क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, जो इन्फ्लामेशन है और जो इरिटेशन है ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर, है ना, तो वो क्या है, ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ज़्यादा इन्फ्लामेशन और इरिटेशन की वजह से। साथ में क्या है, जो क्रोनिक कफ है उसकी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और एयर भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसमें क्या स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से एक तो इसके अंदर स्पेस कम हो जाता है, जिससे क्या एयर प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाती है। साथ में क्या है, जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है और ज़्यादा कमी आ जाती है एयर फ्लो में। तो ये चीज़ होगी हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड हम बात करते हैं एम्फाइसेमा, ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ है। तो एम्फाइसेमा में क्या रहता है कि जो एल्वियोली रहती हैं, जैसे हम स्मॉल एयर सैक्स बोलते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, तो ये क्या है, डैमेज हो जाते हैं, है ना, उनकी जो बॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं।
और जब इसकी वॉल्ट्स डैमेज हो जाती हैं एल्वियोलीज की, तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जो एल्वियोली का जो शेप और जो साइज रहता है वो क्या है, बड़ा हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन। देखिए इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू। तो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे ये तो हमारी नॉर्मल ब्रोंकाई रहती है, अब ये लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या है, छोटी छोटी एल्वियोली होती है, जैसे एक पाइप जाता है इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स आपने देखे होंगे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर में होती है। अब ये जो एल्वियोली रहती हैं तो ये क्या है, बाहर का इनका जो सरफेस होता है उससे हमारे बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड की जो कैपिलरी रहती है वो अटैच रहती है, यानी ब्लड वेसल्स इससे अटैच रहती हैं। तो ये एल्वियोली क्या करती हैं कि जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो जैसे इस एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये जो एल्वियोली होगी वो क्या करेगी कि ऑक्सीजन को जो है ब्लड वेसल्स में भेज देंगी, और ब्लड वेसल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसको अपने अंदर लेके वापस से बाहर भेज देगी। तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन जब एम्फाइसेमा हो जाता है तो क्या रहता है कि ये जो एल्वियोली की आपके छोटे छोटे बॉल्स दिख रही है ना, तो इनके बीच में क्या है, आपको बॉल दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है इस तरीके से, तो इनका जो साइज है वो छोटा छोटा होता है। लेकिन एम्फाइसेमा हो जाता है तो क्या रहता है कि ये जो बॉल्स होती हैं टूट जाती हैं। जब ये बॉल्स टूट जाएंगे इस तरीके से, तो एल्वियोली का साइज क्या है, वो पूरा का पूरा हमारा बड़ा हो जाएगा। पहले क्या छोटे छोटे एल्वियोली थे, लेकिन अब क्या है, बॉल्स ही हट गई बीच में से, तो क्या है, इसका एक ही पूरा बड़ा साइज हो गया। तो अब इससे क्या होगा कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा, जब इसके अंदर एयर आएगी, ठीक है, तो प्रॉपर क्या है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो एक क्या, एक प्रेशर जो क्रिएट होना चाहिए एक्सचेंज के लिए वो नहीं हो पाएगा। तो इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। और इसके अंदर क्या है, जो बॉल्स होती हैं वो क्या है, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एनलार्ज्ड एल्वियोली हैव लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन O2 एंड CO2, है ना, क्योंकि ये एनलार्ज हो गई हैं साइज में, इसकी जो बॉल्स हैं वो खत्म हो गई हैं, सरफेस एरिया ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इससे क्या होगा कि जो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, वो क्या कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। द एनलार्ज्ड एल्वियोली ट्रैप एयर लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स एंड डिफिकल्टी टू एक्सहेलिंग एयर कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब क्या ये छोटे छोटे बॉल्स नहीं होंगे, जब ये छोटे छोटे बॉल्स से तो एयर अंदर आ रही थी, एक्सचेंज हो रहा था और वापस से एयर बाहर निकल जा रही थी। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे क्या इसका साइज एक ही हो गया, पूरा बड़ा साइज हो गया। अब एयर इसके अंदर आएगी तो एक्सचेंज तो हो नहीं पाएगी, तो जो एयर है वो क्या इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी पूरे तरीके से। अब जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो लंग्स के हमारे फूलने लग जाएंगे, है ना, उनका जो साइज है वो क्या बड़ा होने लगेगा, क्योंकि एयर क्या यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो एक तरह से इसके अंदर क्या ट्रैप हो जाती है। और जब एयर इसके अंदर ट्रैप होती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो उस केस में क्या होगा, जो लंग्स हैं वो क्या फूलने लगेगा, इसका जो साइज है वो क्या फूलने लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि एयर को बाहर निकालने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, डिफिकल्टी आएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें कठिनाई होगी। और साथ में क्या है, गड़गड़ाहट, यानी आवाज़ में क्या है, गड़गड़ाहट जैसी, सांस लेने में क्या है, गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है COPD में। जैसा कि मैंने एम्फाइसेमा में आपको बता दिया, पहले छोटे छोटे एल्वियोली थे, तो क्या डिस्ट्रक्ट हो गए, उनकी वॉल्स क्या टूट गई, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। तो ये चीज़ होगी। अब हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में समझते हैं COPD की। तो जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं एयरवेज के आसपास, जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो भी एयरवेज रहते हैं वो क्या है फूल जाते हैं, या फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर डायलेट हो जाते हैं, तो वो क्या इलास्टिक टिश्यूज की वजह से होता है। और COPD की कंडीशन में ये क्या है, जो इलास्टिक टिश्यू है वो क्या खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। सेकंड हम बात करें एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड, ठीक है, कि जो COPD होती है तो उस केस में क्या है, जो म्यूकस सीक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होती हैं तो वो भी क्या है बड़ी हो जाती हैं, और अगर वो बड़ी हो जाएंगी तो वो क्या है म्यूकस का सीक्रेशन क्या है ज़्यादा कर देंगे, उसे बढ़ा देंगी। और म्यूकस क्या है, जो लंग्स के अंदर ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर क्या है ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और म्यूकस ज़्यादा होगा तो एयरवेज में जो है ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ही। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज इन नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स क्या एक तरह की हमारी एपिथेलियल सेल्स रहती हैं, जो क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से ही एसोसिएटेड रहती हैं, यानी उससे रिलेटेड ही होती हैं। और जब क्या है इनका नंबर्स बढ़ते हैं गॉबलेट सेल्स के, तो इसकी वजह से एक तो क्या है म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता है, साथ में क्या है जो एयरवेज रहते हैं तो उसमें भी क्या ऑब्स्ट्रक्शन आता है, एक तरह से वो भी नैरो होते हैं, और इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है हमें गॉबलेट सेल्स के नंबर में इंक्रीज जब होता है तो ये देखने को मिलती है। तो ये चीज़ होगी। और गॉबलेट सेल्स के एपिथेलियल सेल्स होती हैं। सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस इन एयरवेज वॉल।
कि जो एयरवेज होते हैं ना, जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है, तो एक तो क्या है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, साथ में क्या है जो नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं तो उनके वो भी क्या है बढ़ने लगते हैं। जब क्या है फाइब्रस टिश्यू जब ज़्यादा बढ़ने लगेंगे एयरवेज में, तो एक तरह से वो क्या है थिक कर देंगे, जो बॉल्स होंगे उसको थिक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है हमें जो है डिफिकल्टी आएगी सांस लेने में, और एयर जब अंदर जाएगी तो उसमें भी डिफिकल्टी आएगी, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, है ना। तो फाइब्रस टिश्यू जब बढ़ने लगते हैं तो उस चीज़ को हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, और इन्फ्लामेशन मतलब सूजन बढ़ने लगती है जो एयरवेज रहते हैं। तो ये क्या है पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं सीओपीडी की। चलिए ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ट्रीटमेंट है वो हमारी कुछ चीज़ें क्या है सेम जो अस्थमा में हम यूज करते हैं सेम होती हैं। जैसे हम बात करें कि जो हमारे ब्रोंकाई रहती हैं तो वो क्या है नैरो हो जाती है ना, जिससे क्या है जो एयर होती है वो प्रॉपर अंदर नहीं जा पाती है। अगर ये क्या है नॉर्मल कंडीशन है, अब ये क्या है जब नैरो हो जाएगी तो ये क्या है इस तरीके से साइज इसका कम हो जाएगा और एयर प्रॉपर अंदर नहीं जा पाएगी। तो इस चीज़ को डायलेट करने के लिए, इसको वापस से नॉर्मल कंडीशन बनाने के लिए क्या है ब्रोंकियोडायलेटर्स का यूज करते हैं। अब इसमें क्या सेम हमारे जैसे हम अस्थमा में यूज करते हैं तो B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स हो गए, एंटीकोलिनर्जिक्स हो गए, है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट है सारे के सारे B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स के, जैसे सल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन्स, बम्ब्यूटेरोल, सेलमेटेरोल, है ना, और एक हमारा फॉर्मेटोरोल, है ना। एंटीकोलिनर्जिक्स में हमारे दो ही आ जाते हैं, एक तो आइपीट्रोपियम BR और एक टियोट्रोपियम BR। तो दोनों हमारे क्या है ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो ट्यूब होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो उसको क्या है डायलेट कर देते हैं, उसको वापस से चौड़ा कर देते हैं, और ये जो एयर है वो अंदर प्रॉपर तरीके से जा पाती है। तो ये हो गया हमारे इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर्स। ये क्या है टैबलेट वगैरह की फॉर्म में नहीं लिए जाते, ये क्या है हम डायरेक्टली जो है इनहेलर्स होते हैं, नेबुलाइजर्स होते हैं, या फिर क्या वेरियस टाइप की डिवाइसेज होती है ना, तो उसके थ्रू क्या हम डायरेक्ट नसल कैविटी के थ्रू हम उन्हें इनहेल कर लेते हैं, है ना। तो उन्हें कोई टैबलेट नहीं आती है जिसे हम खाते हैं, डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं। सेकंड आते हैं इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, जिसमें फ्लूटिकासोन, बुडेसोनाइड और हमारा बैक्लोमीथासोन, है ना। तो ये हमारे कुछ ड्रग्स आ जाते हैं जो हमारे इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा O2 इनहेलेशन, या फिर क्या है ऑक्सीजन थेरेपी हम इसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सीधे क्या है दे दी जाती है पेशेंट को अगर उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और सबसे लास्ट आ जाते हैं प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स। अब जब क्या है सीओपीडी जो है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से कॉज होता है, देन उस केस में क्या है हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो वायरस या बैक्टीरिया वो क्या मर जाते हैं और जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई, और इसमें हम यूज करते हैं वही एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, जो हमारी कॉमन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं। चलिए ये तो हमने एक क्लासिफिकेशन सा देख लिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर्स पे आ जाते हैं, जो क्या ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स। ये क्या करते हैं कि जो एयरवेज होते हैं, स्मूथ मसल्स जो होती हैं एयरवेज के अंदर, है ना, तो उसके ऊपर क्या है कुछ हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं β2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, जो क्या है स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स, ये क्या है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि उसका एक बटन सा दबा देते हैं और एक तरह से वो क्या है एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे वो एक्टिव होंगे तो जो मसल्स हैं वो क्या है रिलैक्स हो जाएंगी, है ना, और जिसकी वजह से क्या है जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाएगी और नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो वो क्या है इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करते हैं B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स। एग्जाम्पल वही है सल्ब्यूटामोल, फॉर्मेटोरोल, सेलमेटोरोल, टर्ब्यूटालिन्स, ठीक है ये सारे। एंटीकोलिनर्जिक्स की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए जो हमारे एयरवेज रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और इसके ऊपर क्या है एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलाइन, है ना। तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स रहते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि जो एसिटाइलकोलाइन रहता है तो इसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, इसको रोक देते हैं। इसकी वजह से क्या रहता है कि जो ब्रोंकियो कॉन्ट्रिक्शन रहता है तो वो क्या रुक जाता है। इसकी वजह से क्या है म्यूकस का सीक्रेशन भी क्या है डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है ब्रोंकियोडायलेशन देखने को मिलता है ना। तो बेसिकली ये जो एसिटाइलकोलाइन रहता है तो ये क्या करता है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, एक तरह से मैसेज जो पहुंचाता है ब्रेन के पास कि ये जो ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये सिकुड़ जाए। तो अगर हम इस मैसेज को जो है ब्लॉक कर दें, जब ये दिमाग के पास पहुंच ही नहीं पाएगा तो ये मसल है वो क्या हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी नहीं, वो क्या रिलैक्स ही बनी रहेगी। तो इस तरीके से क्या रहता है कि जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं वो काम करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रहते हैं, जो साइटोकिन्स रहते हैं, साइटोकिन्स क्या है एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं, और ये क्या है वेरियस टाइप की जो इम्यून सेल्स होती हैं उनके द्वारा सीक्रेट की जाती है ना, जो साइटोकिन्स प्रोटीन्स होती हैं। और बेसिकली इनका जो फंक्शन रहता है वो क्या सेल सिग्नलिंग का रहता है, या फिर कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन का जो है काम रहता है इम्यून सिस्टम के अंदर, है ना। एक सेल क्या दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर पाती है इम्यून सिस्टम के अंदर।
और ये बेसिकली क्या काम करती है कि वैसे तो इनके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे किसी जगह पे कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस जगह पे क्या है इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है। अब कहीं चोट लगी तो वहाँ पे क्या सूजन आ जाती है ना। तो ये क्या एक ठीक ही काम हो रहा है बॉडी के हिसाब से, लेकिन क्या है अगर यही चीज़ क्या है इन्फ्लेमेशन जो है कॉज कर रही है, लेकिन यही प्रॉब्लम अगर हमें सीओपीडी में देखने को मिल जाए ब्रोंकाई के अंदर कि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इससे तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये जो इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स रहते हैं जैसे हिस्टामिन वगैरह हो गया है ना, तो ये क्या करते हैं इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, सूजन को बढ़ाते हैं ब्रोंकाई के अंदर। सेम क्या साइटोकिन्स भी यही काम करती हैं, इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करती हैं। तो ये जो इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि इनके प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं इनके प्रोडक्शन को, साथ में क्या साइटोकिन्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो इन्फ्लामेशन है वो रुक जाती है। और इन दी एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो एडेमा होता है, जो एयरवेज में सूजन आ जाती है, एडेमा मतलब जो सूजन आ जाती है, और म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या कम हो जाता है, ब्रोंकाइल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होती है तो वो भी क्या कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपको दिख ही रहे हैं, इनको आप याद कर लेना, 2-3 ड्रग ही है। अब नेक्स्ट आता है O2 इनहेलेशन। ये जो O2 थेरेपी है उन पेशेंट को दी जाती है जो क्या सीवियर हाइपोक्जेमिया से गुजर रहे हैं, है ना। यानी सीवियर हाइपोजेमिया का मतलब होता है कि लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, इसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर हाइपोक्जेमिया, है ना। तो ऐसे सीओपीडी पेशेंट में क्या रहता है, ऑब्वियसली उनके जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि एयर प्रॉपर अंदर जा नहीं रही है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पा रहा है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है सीवियर हाइपोक्जेमिया हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि ऑक्सीजन थेरेपी देना कंपलसरी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि सांस लेने में एक तो कठिनाई आती है, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, और जो टिश्यूज में जो ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसेस होती है तो वो भी क्या है इंप्रूव हो जाती है। यानी बॉडी में क्या है एक तरह से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना, जिससे बॉडी की जो फंक्शन है वो क्या है प्रॉपर होती रहे और सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। और ऑक्सीजन को डिलीवर कैसे किया जाता है, नसल कैनुला के थ्रू, फेस मास्क से, या फिर जो पोर्टेबल O2 कंसनट्रेटर्स रहते हैं उनके द्वारा क्या है ऑक्सीजन को जो है बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। और ऑक्सीजन का फ्लो और जो रेट रहती है, ड्यूरेशन रहती है, तो उसको क्या है एडजस्ट किया जाता है कंडीशंस के हिसाब से, जो भी क्लिनिकल रेस्पॉन्स है या फिर जो भी मेजरमेंट्स हमने किए हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन इनहेलेशन। सबसे लास्ट हमारे आ जाते हैं प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स। प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है एक्सासर्वेशंस को, और साथ में क्या है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए। देखिए सीओपीडी के पेशेंट में क्या रहता है, दो प्रॉब्लम होती है। एक तो क्या है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी जो इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सासर्वेशंस। एक्सासर्वेशंस का मतलब रहता है कि सडन वर्सनिंग ऑफ सीओपीडी सिम्टम्स, कि ये जो सीओपीडी में जो सिम्टम्स होते हैं ना, है ना, कि सांस लेने में कठिनाई आना, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होना। तो एक्सासर्वेशंस का मतलब होता है कि एकदम से जो सीओपीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से रॉस हो जाते हैं, एकदम से उनमें बढ़त होने लगती है, वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या हम प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और अगर क्या सीओपीडी के कंडीशन में कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो क्या किसी बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा कॉज किए जाते हैं, तो ये कंडीशन होती है, तो इसमें हम क्या एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब सीओपीडी में वैसे तो क्या सांस लेने में वैसे ही कठिनाई आ रही है, इस कंडीशन में कोई इन्फेक्शन और हो जाए जो क्या किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से कॉज हुआ है, तो जब क्या ये प्रॉब्लम होती है तो उस केस में हम क्या एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ताकि हम एटलीस्ट इन्फेक्शन को तो ठीक कर सकें। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तब क्या है नॉर्मल जो सीओपीडी की दवाएं होती हैं वो चलेंगी, है ना। तो ये चीज़ होती है जिसमें हम प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि जो एयरवे रहते हैं तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या अपनी कॉलोनी टाइप की बना लेते हैं, तो ये क्या है बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन को रिड्यूस करता है, और एयरवेज में क्या है जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी कम करती हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं। इससे क्या है जो एक्सासर्वेशंस की जो रिस्क होती है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाती है। अब एक्सासर्वेशंस की प्रॉब्लम होती इसीलिए है क्योंकि सीओपीडी में क्या है जब इन्फेक्शन हो जाएगा, जब बैक्टीरिया क्या है अपनी कॉलोनी बना लेंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, तो इससे क्या है जो सीओपीडी के सिम्टम्स है वो क्या है एकदम से खराब होने लगेंगे और ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, है ना। तो ये क्या है दोनों काम करती है, जो एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है, इससे क्या है जो एक्सासर्वेशन की जो रिस्क है वो क्या है कम होने लगती है। बैक्टीरिया जो कौन कौन से होते हैं जो क्या कॉज कर सकते हैं, जैसे राइनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना हो गया, तो ये क्या सीओपीडी की कंडीशन में भी क्या है इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इनको मारने के लिए, किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, है ना। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें जान ली सीओपीडी के बारे में, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। और जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपको जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
और मेन चीज़ है हमारे ड्रग्स। तो ड्रग्स आपको कौन कौन से यूज करने हैं, सेम आपके कुछ ड्रग्स तो हमारे कॉमन ही है अस्थमा में और सीओपीडी में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा याद कर लेना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।